हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है बड़ा ही मज़ेदार। तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत बहुत स्वागत है मुझे आपका। थैंक यू। तो सबसे पहले तो ऑडिबल शो हो ना? शुरू करें। बिल्कुल आप ऑडिबल हैं। हाँ, सभी से ओके। मेरी गुजारिश है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव भी इनकी कहानी सुन पाएं। और अगर किसी का कोई सवाल वगैरह हो तो वो भी फिर आप पूछ सकते हैं। बाकी एक छोटा सा ना आपका टेस्ट होगा हिना जी, वो पहले ऑलरेडी हो चुका है बट एक ऑनलाइन होता है ताकि जो हमारे मोमिन भाई सुनने आते हैं उनकी ओके। तसल्ली के लिए। ठीक तो है। कोई भी सूरा वगैरह आप सुना सकती हैं जो भी आपको याद हो, सूरा फातिहा, कुल आयतुल कुर्सी, जो भी याद हो। ओके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वस्सॉलिन, आमीन। जी बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ठीक है, अब आप अपनी कहानी बतानी शुरू कीजिए और बचपन से बताएं क्या कुछ हुआ, क्या कुछ आपने देखा और जाना। और इस चीज का ध्यान रखें कि कोई भी ऐसी बात आप शेयर ना करें जिससे आपकी आइडेंटिटी लीक हो। किसी भी जगह का या ओके, किसी भी इंसान का नाम आप ना लें उसमें प्लीज। जी श्योर, ठीक है। हाँ, तो बचपन से मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो ऐसा प्रेशर नहीं रहता हमें कि तुम नमाज पढ़ो, हर दिन ये करो वो करो। लेकिन ऐसे है ना मेरी फैमिली वाले कि जब जो रिलेटिव्स आसपास वाले जो ज़्यादा वो इस्लाम को फॉलो करते हैं, उनके सामने तहज़ीब से रहने बोलते हैं उनको। घर में तुम जैसे भी रहो, तुम्हारी मर्ज़ी, नमाज़ पढ़ो नहीं पढ़ो तुम्हारी मर्ज़ी। वो ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करेंगे, 1 बार 2 बार बोलेंगे। क्योंकि मेरे मम्मी-पापा पढ़ते हैं, पहले वो उतना ज़्यादा नहीं पढ़ते थे बल्कि अब ज़्यादा पढ़ते हैं वो, कंपैरेटिवली। तो बाकी के जो भी नौजवान है ना, वो कोई उतना ज़्यादा फॉलो नहीं करते। तो ऐसा नहीं है कि बेसिकली ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई प्रेशर आ रहा है इस्लाम की तरफ से बचपन से लेके। लेकिन मेरी नानी के साइड वाले जो है ना, वो थोड़ा ज़्यादा ही मानते थे। ऐसा नहीं मौलवी-वौलवी है, लेकिन वो ज़्यादा नमाज़, ज़्यादा इस्लाम फॉलो करते थे। जो भी रूल्स और रेगुलेशंस है वो सारे के सारे फॉलो करते थे। तो बचपन में मैं जब छोटी थी, जब मैं यहीं पे रहती थी, हमारी फैमिली वाले ऐसा है मुझे लगता है ना कि उनका दिमाग सटका हुआ है। और इसलिए क्योंकि उनको इंसानियत नहीं है उनके अंदर। वो किसी को भी इज़्ज़त नहीं करते, वो सेल्फिश पीपल है, मुझे ऐसा लगता है। वो इसलिए क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना मेरी फैमिली में जो मेरे दादा के बहन-वहन है, उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हुई थी। जैसे कि 3 बहनें हैं मेरे दादा को, बड़ी बहन के साथ इतनी प्रॉब्लम्स हुई थी, उनके पति जो हस्बैंड है, उनकी शादी दूसरी औरत के साथ हुई, अफेयर चला, तो वो बहुत ज़्यादा लाइफ में मतलब क्या दुःख झेले थे उन्होंने। तो सेकंड जो है उनके हस्बैंड मर गए थे, बहुत छोटी-सी उनके छोटे से एज्ड बच्चे थे, लाइक 3, 4, 5, 6 ऐसे कुछ थे, लाइन से 4-5 अच्छा। बच्चे। तो उसके बाद में थर्ड वाला जो वो था दामाद, उसने भी ऐसे किया, उसने अफेयर चला लिया था, फिर ज़्यादा ध्यान नहीं रखता था। तो इन्होंने ना ज़्यादा दुःख झेले। और रही मेरी बुआओं की जो सगी है, मेरे भी 3 थे, तो पहली बुआ ने जब डिलीवरी की थी बच्चे की, उनकी भी डेथ हो गई थी। सेकंड की शादी उन्हीं से कराई गई थी, तो उन्होंने ज़्यादा टेक केयर नहीं किया, मतलब हमेशा इज़्ज़त नहीं देते थे। मतलब और उनके पास ना वो ज़्यादा था, क्या अजीब अलग ही किस्म के इंसान थे वो, उनके पास भी इंसानियत नहीं है, ऐसे है वो। तो और जो थर्ड जो थे, उन्होंने तलाक दे दिया था मेरी बुआ को। वो जो होता है ना 3 टाइम जो तलाक बोलते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट चला था उनके साथ में। तो ओवरऑल ये सारे प्रॉब्लम्स देखते हुए मेरे घर वालों को, मतलब मेरी फैमिली को, जैसे कि मेरे दादा हो गए, पापा हो गए, सब उनको लगता था कि उनको ही नहीं बाकी आपकी आवाज आनी बंद हो गई है हिना जी अचानक से। आप एक बार मेरे हेलो। हाँ अब आ रही है, अब आ रही जैसे वो जो भी यहाँ के साइड वाले जो क्लोज रिलेटिव्स है ना, उनको सबको ऐसे ही लगता था कि भाई हमारी इसमें
पीढ़ी में जो फैमिली जो होती है, मेरे दादा के दादा की पीढ़ी जो भी हम है, उनको ना लड़कियों को हमेशा से प्रॉब्लम आती है लाइफ में, ये लोग सुखी नहीं रह सकते, इनको दुख ही झेलना होता है, क्यों पैदा होते हैं, लड़की पसंद नहीं है, हमारे घर में लड़का पैदा होना चाहिए। उनका माइंड मेंटालिटी वैसे उन्होंने फिक्स कर लिया था। तो जब मैं पैदा हुई, ऐसा है कि ये लोग ना जो भी थे, जो भी बच्चे वगैरह है, सब गोरे के गोरे हैं। इनफैक्ट मेरे जो सिबलिंग्स है वो भी बहुत गोरे के गोरे है। मेरी मम्मी भी बहुत ज्यादा गोरी है। कॉमनली जो मुस्लिम फैमिलीज होती है वो बहुत ज्यादा गोरे गोरे होते हैं, है ना, मतलब मैक्सिमम, और वो उनको रंग से बहुत ज्यादा जज करते हैं वो। तो मैं जो हूँ, मैं सॉल्वी थी थोड़ी, मतलब मेरा व्हीटिश कलर है, तो उनके सामने मैं तो, उनको लगता था मैं काली, वो ऐसे नहीं बोलती कि तुम सॉली हो, वो काली बोलते थे मेरे को, ठीक है। बल्कि मेरे को आज तक, मैं इतना घूमी हूँ, इतना लोगों से बात की हूँ, कोई भी आज तक मुझे ये नहीं बोला। इनफैक्ट मैंने उनको क्वेश्चन भी किया है कि क्या मेरा तो रंग ऐसा सौला लगता है क्या? उनको नहीं लगता कि मैं सौली हूँ, लेकिन इनको लगता है, क्योंकि वो लोग कंपेयर करते हैं सबसे, कंपेयर वो है अपने, ना। हाँ, मेरे उनका ज्यादा ब्राउन कलर होगा हाँ, जो मेरे, हाँ हाँ, फैमिली के हिसाब मतलब से। एकदम से वाइट वाइट है ना सारे, हम्म। और मेरे कजिन सारे वो भी वाइट वाइट है, एकदम से वाइट, ऐसे टच करने से लाल हो जाएंगे ऐसे वाले। तो मेरे को ना बचपन से ऐसे ताने कसे जाते थे कि ये तो काली है, इसको अगर शादी करेंगे तो 50 लाख दहेज में देने पड़ेंगे। ये मैं बहुत छोटी थी, बहुत ज्यादा छोटी। तो जब लोग आते हैं ना, रिलेटिव्स आते हैं, कोई दोस्त आते हैं उनके पापा के या फिर कोई भी दादा के, उनके सामने भी ये लोग मुझे ना बहुत ऐसे गिराते थे कि देखो ये कैसी काली है, पता नहीं कौन सा लड़का इससे शादी करेगा। अच्छा। बहुत सारी चीजें ऐसे बोलते थे। तो मेरे को, मेरे दिमाग में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब मेरे को लिटरली फील होता था कि जो लड़कों के साथ हो रहा है वो मेरे साथ नहीं हो रहा है। जैसे वो लड़कों के पास ट्रीट करते थे ना, वो वैसे मेरे साथ नहीं ट्रीट कर रहे हैं। और उनको ना हमेशा ऊपर रखा जाता था हर चीज में। अगर कोई चीज आ रही पहले उनके लिए आ रही, अगर कोई चीज खाने के लिए दे रहे पहले उनको दे रहे, जो बचा कुचा है मुझे दे रहे। ये सब मेरे को बहुत ज्यादा फील होता था, और मैंने तभी ठान लिया था मुझे कुछ अच्छा करना है लाइफ में, अपने पैरों पे मैं खड़ी होंगी, मुझे किसी के उसकी जरूरत नहीं है, मतलब इनके एहसान नहीं चाहिए, जितना जल्दी हो सके मैं उतना जल्दी मैं कुछ बन के दिखाऊंगी। तो मैंने स्कूलिंग स्कूलिंग बहुत उससे वो कर ली थी, खत्म कर ली थी। मेरा पढ़ाई में ज्यादा ध्यान रहता था, और वो उनको पढ़ाने में भी दिक्कत थी मेरे को। तब मैं जब 10th में आ गई ना, तभी से मेरे रिश्ते आना शुरू हो गए थे, और उन्होंने अच्छा। मेरे को धमकी दी थी। मेरे पीछे एक लड़का पड़ा था जो मैं स्कूल डेज में थी, मेरी कोई गलती नहीं थी उसमें। जब उनको पता चला कि लड़का है मेरे पीछे एंड ऑल, उनको लगा अगर ये सब तुम करोगी तो हम अभी तुम्हारे ड्रॉप आउट करा देंगे स्कूल से एंड ऑल। तो मेरे को नहीं करना था, क्योंकि मुझे लाइफ में कुछ बनना था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी था कि मुझे अरेंज मैरिजेस में बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। मैं हमेशा लव मैरिजेस में बिलीव करती थी, और अभी भी वही करती हूँ। तो उस टाइम पे ना इन्होंने क्या किया, मेरे को, मेरे दिमाग में ये डालते रहे कि तुम्हारी जब 12th खत्म हो जाएगी हम तुम्हारी शादी करा देंगे एंड ऑल। तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरी पढ़ाई से भी मन उड़ गया, मैं क्या करूँ यार, शादी तो करा देंगे, ये उतना ज्यादा मैं, आज मैं कुछ और होती, अगर मेरे को थोड़ा सा हेल्प मिलता ना, फैमिली की तरफ से थोड़ा सपोर्ट मिलता ना, तो सपोर्ट आज मैं मिलता और ऊपर रहती। हाँ, तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आज मैं और ऊपर रहती। लेकिन आज मैं जो भी हूँ, अपनी मेहनत से, अपने कॉन्फिडेंस से, लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स झेल के भी आज मैं जो भी हूँ, उसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। तो जब मैं 11th में आ गई, मेरे को बहुत अकेला फील होता था। मुझे ऐसा लगता था ना कि मैंने गलत कर दिया, मैं पैदा क्यों हो गई यहाँ पे, मैं गलत पैदा हो गई, क्यों मुझे ऐसा करते हैं। लेकिन वही ऑपोजिटली मेरे को ना अपनी नानी के घर में बहुत ज्यादा प्यार मिलता था, तो मैं हमेशा जाके वहीं पे रह जाती थी। समर वेकेशंस में जाती थी तो वापस आने का मन नहीं करता था, क्योंकि मैं वहां पे पहली जो होती है ना, क्या पोती वगैरह, तो वो थी, तो वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिलता था। फिर जब मेरी मामा की लड़की पैदा हुई, उसके बाद मेरे को वहां पे भी इनसिक्योरिटीज फील होने लग गए, क्योंकि वो लोग ज्यादा उस बच्ची पे ध्यान देते थे, मुझे छोड़ दिया था उन्होंने। तो मैं बहुत अच्छा। ज्यादा अकेली फील होती थी। मेरे को आदत थी, मैं ऐसे इंसान हूं ना, मुझे चाहिए कुछ है ना तो दिखाओ, प्यार है तो दिखाओ, केयर है तो दिखाओ, मुझे चाहिए।
ایسی انسان ہوں میں. تو اس ٹائم پہ ایک لڑکا میرے پیچھے, ہم شادی پہ گئے تھے, تو ممی کے سائڈ کی شادی, ان کے ریلیٹیوز ہے, ایک لڑکا میرے پیچھے آیا تھا, بلکہ وہ بہت دنوں سے پیچھے آ رہا تھا. میں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا کیونکہ مجھے ان ساری چیزوں میں انٹرسٹ نہیں تھا. تو میں نے نا ایسے نمبر ملا اس کا, تو میں نے نا تھوڑے دنوں بعد میں کال کیا ایک بار, ایسے جیسے میرا مطلب ایسے ہوتی رہتی ہے نا, یہ لوگ کرتے رہتے ہیں اتنی ساری وہ. تو میں نے کال کیا, 1-2 مہینے تک ہم فرینڈس جیسے بات کیے تھے. اس کی آلریڈی گرل فرینڈ تھی, وہ مجھے بولتا تھا, وہ اس کی ہندو گرل فرینڈ تھی, نان مسلم اچھا. سوری. تو اس کی گرل فرینڈ تھی, وہ مجھے بولتا تھا کہ وہ ایسی ہے, ہمارا بریک اپ ہونے والا ہے اینڈ آل, وہی مجھے چھوڑ رہی ہے سب. میں اتنی سمجھدار نہیں تھی کہ میں کسی کا جھوٹ پکڑ سکوں, سچ پکڑ سکوں. جو میں نے کبھی زیادہ جھوٹ نہیں بولتی ہوں, بہت ضرورت پڑتی ہے تبھی میں جھوٹ بولتی ہوں, ورنہ میں جھوٹ نہیں بولتی کیونکہ مجھے کسی چیز کا ڈر ہی نہیں ہے. جو ہے وہ ہے, میں بول دیتی ہوں. تو بچپن سے میں ایسی ہوں. تو مجھے لگتا تھا میرے جیسے ہی ہوں گے سب, جھوٹ بول کے کسی کو کیا مل رہا ہے, میرے کو ایسے لگتا تھا. تو میں ہر کسی پہ ٹرسٹ کر لیتی تھی کہ بول رہا ہے بندہ, صحیح بول رہا ہوگا. ہاں, تو اس نے نا ڈبل ڈیٹنگ کی تھی, اور مجھے وہ پتا نہیں چلا تھا. اس لڑکی سے بھی وہ مجھے بات کراتا تھا یہ بول کے کہ وہ میری کزن ہے, بات کرو اینڈ آل. وہ مجھے بات کال کر کے مجھے بولتی تھی کہ وہ ایسا ہے, دیکھ میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے, ویسا کر رہا ہے, بلکہ اس نے مجھے گرل فرینڈ بنا کے رکھا ہے. پھر بھی وہ مجھے بول رہے, آج تک میں جا کے نہیں بولی تھی اس کو, کبھی بھی جا کے نہیں بولا تھا میں نے کہ اس نے کال کیا تھا, اس نے تمہارے بارے میں ایسا بولا ویسا بولا. جو بھی ہے تم اسے ڈیٹ کر رہے ہو. اس کو یہ لگتا تھا کہ مجھے نہیں پتا ہے, وہ آرام سے ڈبل ڈیٹنگ کر رہا ہے. پھر دھیرے دھیرے نا اس کے ساتھ میں بہت سالوں تک ریلیشن شپ میں تھی, قریباً 7-8 سال تک. تو بیچ میں اتنے پرابلمس ہوتی تھی. ہمارے گھر والے ان کے گھر والوں کو بہت پسند کرتے تھے, ان کے گھر والے ہمارے گھر والوں کو بہت پسند کرتے تھے, تب تک ہمارے رشتے کے بارے میں پتا نہیں چلا تھا. جس دن ان کو پتا چلا ہم ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے, وہ اس کے گھر والے میرے دشمن بن گئے, میرے گھر والے اس کے دشمن بن گئے. تو اس کی ممی کو جب بھی پتا چلتا تھا ہم بات کر رہے, اس کی ممی بہت زیادہ وہ کرتی تھی, ڈرامے کرتی تھی, میں مر جاؤں گی, قسم کھا لے. سیم میری ممی بھی کرتی تھی کہ وہ پسند نہیں ہے میرے کو, تو اس کے ساتھ رہے گی, شادی کرے گی تو میں مر جاؤں گی. بلکہ میں اتنی ہی ایج کی ہوں یار, میں 18-19 ایئرس اور کم ہی ہو گے, 16-17 ایئرس اتنی ہوں. میرے کو سمجھ بھی نہیں ہے, میں بس ہوں کیونکہ مجھے جو چاہیے وہ پیار, وہ جو بھی چاہیے تھا, کیئر وغیرہ, وہ اس سے مل رہا تھا مجھے. اور مجھے یہ بھی کمپلیٹلی نہیں پتا تھا کہ وہ دوسرے لڑکیوں سے بھی ڈیٹ کر رہا ہے اینڈ آل. پھر کیا ہوا, اس کے بعد میں ایک دن ایسا آیا نا, مطلب وہ مجھے بہت بار چھوڑ کے جاتا تھا, میں ہر بار وہ چھوڑ کے جاتا تھا. ہر بار میں اتنی ٹوٹ جاتی تھی نا, کیونکہ میں نے اپنا سب کچھ مان لیا تھا اس کو, میں شادی کروں گی تو اسی کے ساتھ شادی کروں گی, بہت ساری چیزیں, بہت سارے سپنے سجا رکھے تھے. ہر بار چھوڑ کے چلا جاتا تھا. ہر بار میں اتنی نمازیں پڑھتی تھی, مطلب میں نے اس پورے دوران 7-8 سال میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی, کبھی تہجد نہیں چھوڑی. میکسیمم کبھی کبھی چھوٹ جاتی تھی, جب بیمار وغیرہ ہوتی تھی تب چھوٹ جاتی تھی, تو میکسیمم میری آنکھیں کھل جاتی تھی بنا الارم کے کچھ بھی, کیونکہ مجھے ایک ہی بندے پہ, ایک ہی اس پہ بھروسہ تھا, ایک اس بندے پہ اور ایک اللہ پہ بھروسہ تھا مجھے, کہ کہیں نہ کہیں اس کو ایک دن عقل آ جائے گی, اس کے لیے میں صحیح ہوں, میرے لیے وہی صحیح ہے, اللہ ہمیں ایک دوسرے سے ملائے گا ضرور, ایسے کر کے. تو ایک دن ایسا آیا نا, اس کی ممی کو پوری چیزیں پتا چل گئی کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو نہیں چھوڑ رہے. وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی اپنے ماں کے اس کی گھر. ممی. ہاں, اس کے ممی کے گھر چلی گئی. تو یہ مجھے بتا رہا تھا کہ ابھی یہ چلی گئی, مجھے پتا نہیں کیا کرنا ہے. پھر ہم ڈسکس کر کے چپ ہو گئے تھے, دیکھتے کب تک غصہ رہے گی, کروں گا تو میں تم سے ہی شادی کروں گا. تب تک وہ بہت سیریس ہو گیا تھا, اور مجھے اس بات کا نہیں پتا, مجھے یہی لگ رہا تھا وہ لڑکیاں چلا رہا ہے ابھی, کیونکہ میں نے ہر بار اسے پکڑا تھا. وہ میرے ساتھ سیریس ہو گیا, تب تک مجھے نہیں پتا تھا. اور میں اس ٹائم پہ بھی میں سیریس ہی ہوں, میں نے کبھی سیریسنس ہٹایا نہیں تھا اپنی لائف سے اس کے لیے. تو ایک بار انہوں نے نا, سارے لوگوں نے, اس کے جو ممی کے گھر والے, انہوں نے بلایا کہ آؤ تم بات کرتے, یہ کیا چل رہا ہے, ہر بار تم بولتے ہو کہ میں نہیں بات کروں گا, پھر واپس سے تم اس کے ساتھ بات کرنا چالو کر دیتے ہو. کرنا کیا چاہتے ہو, تمہاری ممی کو نہیں پسند ہے, وہ مر جائے گی. اس کے بعد میں یہ گیا, اور اس نے مجھے بولا تھا کہ میں تمہیں نا, کچھ بھی ہو جائے میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا, میں جھگڑا کروں گا, شادی کے لیے منع کر کے آؤں گا, دیکھتے اب جو بھی فیصلہ ہوگا.
कॉल पे मुझे बोल के वो अंदर गया उनके घर में और पता नहीं क्या-क्या बातें हुई। उन्होंने बहुत ज़्यादा वो कर दिया उसको कि तू मतलब तू ही है हमारी लाइफ में, तू ऐसा करेगा तो कैसा होगा, पता नहीं क्या बोला था उन्होंने। तो उसके बाद मेरे को आके मैसेज करके बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा स्टैंड नहीं ले सकता क्योंकि मेरे लिए मेरी फैमिली इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। अच्छा। 7 साल बाद में बोल रहा है ये बंदा कि मेरे लिए मेरी फैमिली इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं तड़पती रह गई, रोती रह गई, मरती रह गई और मैंने इतना चिल्ला-चिल्ला के अल्लाह को बुलाया ना उस दिन, इतना चिल्ला-चिल्ला के बुलाया ना, पूरे खुले आसमान में बैठ के छत पे रोई हूँ मैं, चिल्ला-चिल्ला के। तब भी नहीं आया अल्लाह, ठीक है। और मैंने अपने आप को, मैं तब भी नमाज़ें पढ़ती थी, मैंने कभी नहीं छोड़ा था, मेरी उम्मीद कभी ख़त्म ही नहीं हुई थी वहाँ तक। मैंने इतना मांगा है ना उस बंदे को, इतना मांगा है ना, अगर उसको मांगने के बजाय मैं लाइफ में कुछ और कर लेती ना तो कुछ और मिल जाता मुझे, मेहनत कर लेती तो। बहुत मांगा, फिर धीरे धीरे करके 1 साल 1.5 साल हो गए, फिर मैं उसे भूलने की कोशिश कर रही थी। मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। कई कई लोगों में नहीं होती है वो, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं भी डिप्रेस थी, सब थी। फिर मैंने अपने आप को संभालना सीखा। मेरे घर से प्रेशर आ रहा था मेरे को कि शादी करो, शादी करो। 22 इयर्स में मेरी जॉब 20 इयर्स खत्म होते ही मैंने जल्दी अपने वो सब खत्म कर लिया था। 21 लगते ही मेरी जॉब भी लग गई थी। तो 22 इयर्स में मेरे पीछे पड़ गए थे ये लोग कि शादी करो, शादी करो। मेरी माँ बोलती थी उससे मत करो, तुम किसी को से भी कर लो, लेके आओ, हम करा देंगे शादी, लेकिन वो मुस्लिम होना चाहिए, ये बोलती थी वो हमेशा के लिए। तो उसके बाद में मेरी एक दोस्त थी, मैंने काम ज्वाइन कर लिया था। मेरी एक दोस्त थी, उसका एक फ्रेंड था, तो वो मेरी वो बेस्ट फ्रेंड थी, तो वो मेरे बारे में उसे बोलती थी जब भी बात होती थी। वो लड़के को पता नहीं मेरे अंदर इंटरेस्ट आया, क्या आया, आई डोंट नो। तो वो मेरे से बात करना चाहता था। उसने धीरे-धीरे करके हम फ्रेंड्स बने। उसके बाद में उसने मेरे को प्रपोज़ किया। मैंने साफ-साफ मना कर दिया ये बोल के कि भई घर पे नहीं मानेंगे, तुम पहले बात कर लो घर पे, मैं भी बात करूँगी। ये मेरे को फालतूगिरी नहीं चाहिए, करना है शादी करो, वरना छोड़ते हैं। ऐसे ही बेकार में टाइम वेस्ट होता है, फिर ये होता है। मैंने उसको अपना पास्ट बताया था, ये मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ मैं ऐसी गलती वापस से रिपीट करूँ। तो उसने बोला ठीक है मैं बात करता हूँ, और उसने अपनी मम्मी से बात कराया मेरे को। मेरी मम्मी से वो कॉल करके बात किया, सब बोला कि यही बोला कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, ये लड़की मेरे को अच्छी लगी एंड ऑल। तो मेरी मम्मी ठीक थी, ठीक है, उसको पसंद आया था सब, ठीक है, अच्छा है लड़का, अच्छी जॉब भी है, मतलब देखने में भी अच्छा है, इसका खानदान भी अच्छा है एंड ऑल। लेकिन उसके खानदान में भी बहुत खोट था, इनफैक्ट उसके मम्मी-पापा में, क्योंकि उन्होंने भाग के शादी की थी, कुछ ऐसा था। वो मैंने किसी को नहीं बताया था कि मुझे नहीं बताना था उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, मैं दूसरों से क्यों डिस्कस करूँ इसलिए। उनको लगा था ठीक है, सही है। वो लड़का उसके साथ में मैक्सिमम उसके साथ में 7 टू 8 मंथ्स थी शायद, उतना ही, ठीक है। तो अच्छे खासे थे। उसके बाद एक ऑफिस से उसने दूसरी ऑफिस ज्वाइन की। उसके बाद में उसने मेरे से बात करना बंद कर दिया, और मैं इतनी परेशान हो गई क्योंकि मैं घर वालों को बता चुकी हूँ कि मैं हाँ भाई इससे शादी कर रही हूँ, लड़का मैंने देख लिया एंड ऑल। उससे पहले की एक स्टोरी मैंने स्किप कर दी थी, वो बता देती हूँ पहले। उस लड़के ने पता है क्या किया, जब उसे पता चला कि मैं इस लड़के के साथ हूँ, वो वापस आया था कि मुझे तुम वापस एक्सेप्ट करो। मैंने बोला अच्छा। मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, मैं मूव ऑन हो गई हूँ। हर बार मैं ये दर्द नहीं ले सकती। तुम आते हो मेरे साथ, खेलते हो मेरे फीलिंग्स के साथ, और तुम निकल जाते हो। फिर हर बार मेरे को उस दर्द भरी उससे गुजरना पड़ता है। अब मेरे को ट्रस्ट नहीं है, प्लीज मेरी लाइफ से चले जाओ। उसने मैं तब वो लड़का नहीं था, वो मेरे पीछे था, एक 6 महीने तक पीछे था। जब मेरी लाइफ में वो लड़का आया, मैंने उसे साफ-साफ बता दिया कि भाई देखो मैं इसे डेट कर रही हूँ, मैं इसे शादी करने वाली हूँ, मुझे नहीं पता, अब मेरा पीछा छोड़ दो। तो उसने पता है क्या किया? इतना ढिंढोरा पीटा ना उसने, इतना ढिंढोरा पीटा ना, पूरे खानदान में ढिंढोरा पीट दिया उसने, पूरे गली मोहल्ले में ढिंढोरा पीट दिया। सब सारे रिश्तेदारों को कॉल कर करके बोल रहा है कि ये तो मेरे साथ 7 साल थी, अगर लड़के को पता चला तो इसे कौन करेगा शादी, सोचेंगे ना लोग कि क्या क्या हुआ है एंड ऑल। तो मेरे साथ बहुत जुल्म हुए, घर वालों की तरफ से भी बहुत जुल्म हुआ है। जब उसको इतना ही ख्याल था तो उसे फैमिली इंपॉर्टेंट क्यों हो गई थी तब, है ना? सही बात। तब उसी ने छोड़। हाँ, तो मैं भी इस पार्ट पे आती हूँ।
तो इसके साथ सब ठीक था ना, तब वो जो ऑफिस गया, मेरे को नहीं समझ में आ रहा था। उसकी मम्मी से मैंने पूछा, ये मेरे को इग्नोर कर रहा है, पता नहीं इसके दिल में क्या है। उसकी मम्मी ने बताया वो नाइट शिफ्ट करता है, मे बी उससे प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक से नींद नहीं होती उसकी, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने उससे बोला एटलीस्ट, मेरी मम्मी पूछ रही है, बहुत फोर्स कर रही है, एटलीस्ट तुम एंगेजमेंट कर लो, उसके बाद में जो करना है करो। तो बोला था अभी मुझे नहीं करनी है एंगेजमेंट, अगले साल करेंगे। उसने बोला, बहुत रूड वे में बोला था, मुझे समझ में आ गया था कुछ तो दिक्कत है। फिर मैंने ही खुद उससे बात करना बंद कर दिया था, डिस्टर्ब नहीं करूंगी, जब सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगे वो खुद आएगा, पता नहीं उसे क्या परेशानी है। उसके बाद में एक दिन मेरे को कॉल आता है एक बंदे से रैंडम, वो बोलता है कि ये बंदा जो है ये तुम्हारा फियांसे है क्या? मैंने बोला हाँ। तो बोलता है ये तो मेरी बंदी के साथ घूम रहा है, लेके हर जगह घूमने जा रहे हैं, तुम इसे पकड़ के नहीं रख सकती क्या? उसने बोला। मैंने बोला मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। उसने पहले पूछा कि तुम रिलेशनशिप में हो क्या इसके साथ? मैंने बोला हाँ। और मुझे कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में कि ये किसके साथ घूम रहा है, क्या कर रहा है, मेरी बात ही नहीं हो रही है। तो उसने बोला ये दिक्कत है, वो लड़की मेरे साथ ऑलरेडी लिव इन रिलेशनशिप में थी, उसके बाद में चली गई, वो उसके साथ चली गई, उसके साथ रह रही है अभी शायद, मतलब बाजू ही रह रही है, ऐसा कुछ उसने बोला था। वो मुझे ये बोल रहा था कि वो मेरी बहन जैसी है, बहन है वो मेरी। क्या वो भी नॉन मुस्लिम थी, उस लड़की के साथ मैंने रक्षाबंधन बनाया, ये सब वो बात करता था और बोलता था बहन है, उसके बारे में बात करता था। तो मुझे कुछ अच्छा। डाउट नहीं आया था। तो उसके बाद मैंने सीधा कॉल लगाया उसको। मैंने एक दिन में चुप हो गई, मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था। दूसरे दिन मैंने उसे कॉल लगाया, पूछा कि ये क्या है, उसने मेरे को कॉल करके बोला। तो वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम्हारा दिमाग ब्रेन वॉश कर रहा है, क्योंकि उस लड़की ने उसे छोड़ दिया, मैंने उसे बस हेल्प की थी। अगर तुमने हेल्प की थी तो मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? मैंने पूछा अगर कुछ ऐसा नहीं है तो अभी कॉल करके उसे बोलो कि हमारी एंगेजमेंट होने वाली है, कॉन्फ्रेंस में कॉल करके बोलो, मैंने बोला उसे। तो उसने मना कर दिया। मैंने बोला ठीक है, तो फिर हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तुम अपना काम से काम रखो, मैं अपने काम से काम रखती हूँ। हम्म, ठीक है। वो बंदा इतना घटिया है, इतना घटिया है, उसने मेरे को इतने प्रोमिस किए, इतना सब कुछ किया उसने, बल्कि उसने मेरे साथ बहुत सारी चीजें की, इवन सेक्स भी किया था उसने, ये प्रॉमिस करके घर वालों को दिखा के कि हाँ यही मेरी वाइफ बनेगी एंड ऑल, इतना दिखावा किया था उसने। मेरे घर वालों से बात की थी, मेरा घर आया था वो, मतलब कंप्लीटली वो दिखाते हैं ना हम्म, कि हाँ भाई तू ही है, अब फाइनल है, अब कुछ भी हो जाए हम अगले साल तक शादी करें, ऐसे उसने सारे फेक प्रोमिस करे। तो मतलब आई डोंट नो वो हराम हलाल वो सब जानता है या नहीं जानता है, लेकिन मैं तो वो उतना ज्यादा कंसिडर नहीं करती थी, तो मेरे लिए भी उतना कुछ नहीं था, उसके लिए भी कुछ नहीं था, तो हमने किया बस। उसने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया था। हम्म, तो सारी चीजें, और उसकी उसकी इतनी हिम्मत है, उस इतना घटिया इंसान है। अगर मैं, मतलब मैं हूँ 22 की यार, मुझे इतना ज्यादा कुछ पता नहीं, कोई नॉलेज नहीं है मुझे सेक्स के बारे में, लेकिन उसको उसको तो पता ही होगा ना, वो मेरे से 3 साल का कुछ बड़ा था, तो 25 साल के लड़के को तो पता ही होगा भाई, अगर कुछ करेगा तो कुछ होगा। तो उसने मेरे साथ एग्जैक्ट। ना बिना बिना प्रोटेक्शन के उसने मेरे साथ सेक्स किया था, और मुझे सच में कुछ भी नहीं पता था। उसने मेरा उतना ब्रेन वॉश कर दिया था, प्रोटेक्शन होता है ये सब मैंने कुछ उतना जाना नहीं था, क्योंकि मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, मैं किसी के साथ कुछ ज्यादा बात नहीं करती थी, और ना ही मैं ज्यादा बाहर जाती थी, क्योंकि हमेशा मेरे को लाइफ में कुछ करना होता था तो मैं उसी पे फोकस करती थी, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करती थी मैं, फालतूगिरी में नहीं पढ़ती थी ज्यादा, और मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं था उन सारी चीजों में। तो अभी किसी को कुछ नहीं पता है, तुम उसका कुछ इतना ज्यादा वो उठा लोगे ना, एडवांटेज उठा लोगे, तो उसने मेरा एडवांटेज ही उठाया है। फिर उसने मेरे को बोला, मैं मतलब एकदम से तड़प गई हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैंने जब उसे बोला कि तुम कॉल काटो, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, उसने तुरंत कॉल काट दिया, फिर उसने मेरे को कॉल नहीं किया। मुझे डर लग गया कि भाई ये तो मेरे को छोड़ के चलेगा अभी, तो अभी वो होता है ना मन में लड़की के कि वर्जिनिटी लॉस हो गई एंड ऑल, मैंने इसको अपना माना था, मुझे इसी के साथ शादी करना था, अब मैं किसी और की नहीं हो सकती, वो सब मेरे साथ फील हो रहा था उस टाइम पे बहुत ज्यादा। तो मैं रोने लग गई एंड ऑल। मैंने उसको कॉल किया, मैंने बोला क्या कर सकते हैं अब, कुछ भी करो। उसने मुझे बोला 1 महीने का टाइम दो मुझे, मैं सारी चीजें ठीक करता हूँ, फिर घर में बात करके हम एंगेजमेंट कर लेंगे। मैंने बोला ठीक है, ले लो टाइम तो।
اس کے اگلے دن ہی میرے کو اس لڑکی کا کال آتا ہے، کیونکہ وہ جو اس کا بوائے فرینڈ ہے اس نے آلریڈی کال کر کے بول دیا اس کی آلریڈی گرل فرینڈ ہے، اس کی انگیجمنٹ ہونے والی ہے، اس لڑکی سے میری بات کی ہوئی تھی، یہ اس لڑکی کا یہ نمبر ہے، میں نے بہت مشکل سے ڈھونڈ نکالا ہے اس کو، اب یہ لو تم اور اس سے نا وہ کرو، بات کرو، تمہیں تبھی سمجھ میں آئے گا، تمہارے ساتھ کھیل رہا ہے وہ کر کے اس نے بولا۔ اس لڑکی نے میرے کو کال کیا اور اس نے پوچھا کہ یہ کیا سب سچ ہے؟ میں نے بولا ہاں سچ ہے، تم کون ہو؟ تو وہ بول رہی میں وہ ہوں۔ لیکن میں نے بولا وہ تو تمہیں بتا رہا تھا کہ تم اس کی بہن جیسی ہو، بہن ہو، تم ساتھ میں کھانے جاتے ہو اینڈ آل۔ اس نے بولا ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے اس نے پرپوز کیا، کیا ہم دونوں ریلیشن شپ میں، اس کے لیے میں نے اپنے پرانے والے بوائے فرینڈ کو بھی میں چھوڑ کے آ گئی۔ اچھا پھر اور ایک یہاں پہ یہ ٹویسٹ ہے کہ چلو بھائی ایک لڑکی کے لیے تو دوسری لڑکی کے لیے لڑکی کو چھوڑ رہا ہے تو چھوڑ دے نا، بول دے جو سچ ہے، وہ سچ بھی نہیں بول رہا ہے، تمہیں میرے ساتھ بھی سونا ہے، اس کے ساتھ بھی سونا ہے، اس کے ساتھ بھی سونا ہے۔ اس نے اور ایک یہ چیز بتائی میرے کو کہ وہ ہماری آفس میں اور ایک لڑکی ہے جو میری بیسٹ فرینڈ ہے، وہ اس کو بھی پرپوز کیا ہے۔ اچھا تو لٹرلی اس نے 3 لڑکیوں کے ساتھ وہ ٹریبل ڈیٹنگ کر رہا ہے، کسی کو اس نے یہ نہیں بولا، ایک دوسرے کو کسی کو نہیں پتا، لیکن ان کو پتا چل گیا تھا ایک دوسرے کو کہ یہ مجھے بھی پرپوز کیا، مجھے بھی پرپوز کیا، دونوں کو فیلنگس ہے، دونوں بیسٹ فرینڈس لڑکیوں کو دونوں کو فیلنگس ہے ایک ہی لڑکے پہ۔ تو وہ جھگڑا کرنے لگ گئی، وہ آ جاتی ہے نا عورتوں میں تو آتی ہے، عورتیں کیا انسان میں تو آتی ہی ہے دل میں وہ۔ تو یہ لوگ پھر اس نے الگ سے پوچھا اس کو کہ کیا کرنا چاہتے ہو، کس کے اوپر فیلنگز ہیں، اور اس کو یہ بولتا ہے کہ ایکچولی مجھے تم پہ فیلنگ ہے، اس پہ نہیں ہے، میرے کو تھوڑا ٹائم دے، میں اس کو بتا دوں گا، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے پاس بھی جا کے وہی بولتا ہے اور میرے پاس بھی اس نے وہی بولا ہے، مجھے یہ نہیں بولا کہ مجھے ان پہ فیلنگز ہیں اینڈ آل، اس نے یہ بولا کہ 1 مہینے کا ٹائم دے، میں ٹھیک کر کے سب انگیجمنٹ کر لیں گے ہم بات کر کے گھر پہ، یہ بولا تھا اس نے۔ تو جیسے مجھے پتا چلا اس کے بارے میں، اس نے مجھے بولا اس لڑکی نے کہ دیکھو تم مجھ سے کچھ مت بتانا، ابھی ہم ایک کام کرتے ہیں، اس لڑکی کو جا کے پہلے بولتے ہیں، وہ جو اور ایک لڑکی ہے نا، وہ میری جو بیسٹ فرینڈ ہے، وہ میرے سے ابھی چڑ رہی ہے کیونکہ اس کو لگ رہا ہے کہ میں سے ڈیٹ کر رہی ہوں اینڈ آل، ابھی ہم اس کے گھر کے پاس ہی جا کے بات کریں گے۔ تو اگلے دن ہم گھر کے پاس گئے، اس کے بولے کہ یہ کر رہا ہے، یہ ٹریبل ڈیٹنگ کر رہا ہے۔ اس نے بولا سامنے بات کرتے، چلو اس کے گھر چلتے ہیں۔ اور وہ ایکچولی گھر پہ نہیں رہ رہا تھا، وہ فلیٹ میں رہ رہا تھا اپنے فرینڈ کے ساتھ۔ تو گھر پہ ہم تینوں گئے تھے، تو اس کو لگا تھا میں نے ان سب کو بلایا ہے، میں نے کھچڑی پکائی ہے، بلکہ میں نے کچھ نہیں کیا تھا، اس لڑکی نے کیا تھا، وہ جو سیکنڈ لڑکی ہے نا اس نے کیا تھا۔ تو پھر وہ بہت غصہ ہوا، پھر وہ جو تھرڈ لڑکی اس نے بولا کہ تمہیں شرم نہیں ہے کیا، تم ایسے اپنے میرر میں فیس دیکھ لو، اپنے آپ سے آنکھ ملا سکتے ہو کیا، یہ سب کر رہے ہو تم، لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہے ہو، تمہیں کیا کمی لگ گئی تھی، اس لڑکی کے ساتھ آرام سے شادی کر کے سیٹل ہو سکتے تھے، ہم دونوں کو کیوں پٹایا اینڈ آل، اس نے پوچھا۔ اور اس نے بولا کہ میرے جو انکل ہے وہ پولیس میں ہے، میں کیس کروں گی تم پہ اور میں تمہیں اندر کراؤں گی۔ تو اس لڑکے نے اس کے ساتھ بھی سیکس کر رکھا، اچھا سب کو کھا لیا اس نے، ہاں سب کو کھا لیا، لٹرلی وہ شاید سیکس کے لیے ہی لڑکیاں وہ کر رہا تھا۔ تو اس کے بعد میں اس نے بولا، میں چپ تھی اور وہ لڑکی اور ایک لڑکی وہ بھی چپ تھی، کیونکہ میں ایک دم ٹوٹ گئی تھی، میرے کو کچھ نہ بولنا تھا نہ کچھ کرنا تھا۔ تو وہ لڑکی بہت چلا رہی تھی، پھر وہ ڈر گیا اور اس نے آخر میں ایک ہی چیز بولی کہ میں اس لڑکی سے پیار کرتا ہوں۔ ہم تینوں پوچھ رہے تھے کہ تم کس سے پیار کرتے ہو، رہنا کس کے ساتھ چاہتے ہو، یہ بول دو۔ تو اس نے بولا اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ تو سارا جو سیٹلمنٹ کمپلین ہو گیا۔ کرنے والی تھی ہاں ہاں جس نے ہاں بولا تھا، ڈر ہاں کے مارے، اس کا مطلب ڈر کے مارے۔ تو میں آ گئی، مجھے لگا سب ختم ہو گیا، ابھی کچھ نہیں کرنا ہے، چھوڑو جانے دو۔ اچھا ہوا کہ ایسا بندہ میری لائف میں نہیں رہا، اگر شادی وادی ہو جاتی تو اور دقت ہو جاتی۔ تو اس کے بعد میں گھر آ گئی، اس کے بعد میں میرے کو کال کر کے بولتا ہے، بہت تب بھی میرے کو کیئر دکھا رہا ہے کہ میں تمہیں گھر تک ڈراپ کر دوں گا، تم اکیلی مت جاؤ، یہ وہ۔ میں نے بولا یہ کیا کر رہا ہے یار، اب اس کے ساتھ رہنا ہے تو رہنا ڈھنگ سے، تمہیں دوسروں کی کیوں پڑی ہے، بول کے میں آ گئی۔ پھر کال کر کے بولتا ہے کہ میں نا ڈر کے مارے بول دیا اس کو کہ وہ کمپلینٹ دے دے گی، میری لائف خراب ہو جائے گی، تم سمجھ رہی ہو نا میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ میں نے بولا اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو ان دونوں کے پاس تو تم جاتے ہی نہیں، سب سے پہلی بات ایگزیکٹلی تو رہنے دو،
रहने दो तुम। तो मेरे अंदर उतनी एकदम डिसीजन लेने की कैपेसिटी नहीं है, बल्कि किसी के पास नहीं होती। तो ऐसे थोड़ी बहुत बात होती थी बीच बीच में। एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं ऐसे बंद कर दूंगी कॉल करना, बात करना, इसके साथ रहूंगी तो कभी प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं होंगे, ऐसे रोती रहूंगी, कुछ भूल नहीं पाऊंगी। तो एक दिन मैंने उसे बोल दिया कि मैं आज के बाद कभी कॉल नहीं कर रही, ब्लॉक कर दो ना, तुम मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करो, हम बात नहीं करेंगे, अपनी लाइफ जियो, मैं अपनी लाइफ देखूंगी, ना मुझे शादी करनी, ना कुछ किसी के साथ, किसी के पास कुछ ट्रस्ट करना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई एम हैप्पी अलोन, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, ये बोला था मैंने। तो ऐसे ही 15 दिन कुछ गुजर गए थे, मैंने बात नहीं की थी। एक दिन मेरे को सडनली वॉमिटिंग वगैरह होती है। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसको मैंने सब शेयर कर रखा था। उसने मुझे बोला ये वॉमिटिंग क्यों हो रही है, उसने मेरे पीरियड्स पूछे थे, तो वो मिस हो गए थे ना। तो उसने पूछा पहले तो एक टेस्ट ले ले, कहीं कुछ हो तो नहीं गया है। इतना मैंने सारी चीजें शेयर कर रखी थी, तो उसे सब पता था। तो फिर मैंने अगले दिन टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव आया था। अच्छा। मैंने उसे कॉल किया, उससे पहले उसने मुझे बोला कि उस लड़के को कॉल कर और बोल कि ये सब चल रहा है। तो उसे कॉल करके मैंने बोला, वो डर गया, उसने बोला कि तू टेस्ट कर पहले। टेस्ट किया तो पॉजिटिव आया। वो मेरे को तुरंत कॉल करके बोलता है इस मॉल में आ जा, और वो उस सेकेंड लड़की के साथ आता है 4 टेस्ट किट्स लेके। अच्छा। उसको भरोसा नहीं है मैं झूठ बोल रही हूँ, उसको ये लग रहा है। अच्छा। तो चारों के चारों उस लड़की के सामने मैंने टेस्ट किए थे। वो लड़की उसे जाके बोल रही है हाँ हाँ सच बोल रही है, ये वो। फिर उसने बोला अच्छा। मैं 1 मिनट इससे अकेले में बात करता हूँ। उसने मेरे को पूछा कि क्या करना चाहती हो तुम। मैंने बोला जो हो गया सो हो गया, मैं ऐसा मारना वारना नहीं चाहती। अगर देखो सब भूल के मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, हम शादी कर लेंगे घर पे बोल के, जो गलती हो गई सो हो गई, मैं माफ कर दूंगी तुम्हें, मैंने ये बोला। तो बोलता है तुम क्यों नहीं समझ रही हो, मुझे तुम पे प्यार नहीं है। अच्छा। कल तक तुम्हें मुझ पे प्यार था और आज प्यार नहीं है, प्यार नहीं है तुम्हें मुझे तुम पे। उसने बोला, फिर मैंने बोला अभी प्यार नहीं है तो क्या कर सकता है इंसान, बिना प्यार के रह ही नहीं सकता। मैंने उसे बोला एक काम करो, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाऊंगी, मेरे को मारना वारना नहीं है, मैं नहीं कर सकती इतना बड़ा काम। तो मैं कहीं जाऊंगी या कुछ भी करूंगी अपने हाथ, मतलब मेरे पास है, पैसा कमा सकती हूँ, मैं सब कर सकती हूँ, तो मैं अपने बच्चे को नहीं मारूंगी। मैंने ये बोला। तो बोलता है तू क्यों नहीं समझ रही है, अगर तेरे घर वालों को पता चलेगा मुझे जान से मार देंगे, ये हराम होता है, ये हलाल नहीं होता, बच्चे को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, अगर हम घर पे भी बताएंगे तब भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई। एक काम कर तू अबॉर्ट कर दे, इसके बाद हम शादी करेंगे ना, तब बताएंगे घर पे सबको, तब बच्चा होगा तो अलग रहेगा, मैं सारी चीजें ठीक कर दूंगा, तो अबॉर्ट कर दे। उसने मुझे ये बोला। मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए, मैं बहुत जिद में आ गई थी, मुझे नहीं करना था, मैं कहीं चली जाऊंगी, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैंने यही बोला था। क्योंकि वो मुंह पे बोल रहा है प्यार नहीं है, कहीं से भी वो इतना सेल्फिश बंदा है, कहीं से भी वो अपने आप को सेव कर रहा है। तो उसके बाद में वो मेरे को कन्विंस कर लिया, ठीक है, ये वो बोल के मेरा ब्रेन वॉश कर दिया उसने। और मेरे अंदर उतनी वो भी नहीं है, मुझे गाइड करने वाला भी कोई नहीं है, मैं अटक गई हूँ वहां पे, टोटली ट्रैप्ड हूँ मैं। तो हाँ बोल दिया, तुरंत गए वहां पे, उन्होंने टैबलेट्स वगैरह कुछ दिए थे, वो टैबलेट्स खाए मैंने। एक्चुअली इन्होंने प्लान किया था कि अम, कि 1-2 दिन के लिए हम वो ले लेंगे होटल रूम, क्या वो लड़की, वो लड़का और मैं, ठीक है, उसके बाद ये प्रोसेस शुरू करेंगे, घर में रहेंगे तो पता चल जाएगा बहुत ज्यादा पेन होगा करके। फिर वो टैबलेट्स वगैरह लेके हमने प्रोसेस शुरू किया था। जब इतना गंदा दर्द हो रहा था मेरे को, इतना मरने जैसा दर्द हो रहा था, मैं मर गई, और साथ में मैं रो रही हूँ कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, इतना सब कुछ हो गया मेरी लाइफ में। और ये मेरे को एक टैबलेट दिया बस, और बोल रहा है सो जा। मैं इस बेड में, मैं इस कोने में सो रही हूँ, वो बीच में ऐसे सो रहा है, और वो लड़की इधर सो रही है लास्ट में। भाई मैं मर रही हूँ दर्द में, मैं सो भी नहीं पा रही हूँ, और वो दोनों मस्त कर रहे हैं। अच्छा। और फिर भी वो बोल रहा है कि हमारे बीच में कुछ नहीं है, फिर भी कर रहा है। हद। मेरा मतलब इतना, मतलब मैं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो रखी है यहाँ पे, तुम ना इतना भी वो नहीं है
कि मैं किस चीज से गुजर रही हूँ। फिजिकल से ज्यादा मैं मेंटली इतनी टूट गई थी ना उस टाइम पे, इतनी टूट गई थी ना, मेरे को अच्छे से सुनाई दे रहा है, मैं मर गई रो रो के। मतलब लिटरली उस दिन मैं मर गई थी, अपने आप को मैंने मार दिया था। वो जो होती है ना अपनी सोल मर जाती है, वैसे वाली फीलिंग, बहुत घटिया फील हुआ, बहुत घटिया। उसके बाद में फिर ना वो एक्चुअली उसके वजह से, मेडिसिन की वजह से क्लियर नहीं हुआ था, कुछ हो गया था। चेकअप के लिए अगले दिन गए थे तो उसने बोला इसका कुछ होता है ना, कुछ सर्जरी टाइप कुछ होता है, वो डीएनसी ऐसा कुछ होता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मैं भूल गई हूँ वो। अच्छा। तो उन्होंने वो प्रोसेस करके फिर निकाला। मैं बेहोश थी, पता है तब वो बाहर बैठ के क्या बातें कर रहे हैं मेरे बारे में। वो लड़की बोल रही हमें ये भी नहीं पता, हमें कंफर्म भी नहीं है कि वो बच्चा तुम्हारा है या नहीं है। अच्छा, कितने घटिया लोग हैं यार, सच में हद है। और मैं सुन रही हूँ, मेरे को होश आया है तभी तभी मैं आंखें खोल के देख रही, तभी मैं सुन रही हूँ, और उसको मैं चिल्ला चिल्ला के बुला रही हूँ, बेबी बेबी बेबी। वो आया नहीं वांटेडली। फिर ऊपर से वो लड़कियां, दोनों लड़कियां मुझ पे आके झगड़ा कर रही है कि तुम छोड़ क्यों नहीं देती उसे, ये सब बोल रही है। मैंने बोला मैंने पकड़ा कहाँ है, तुम ले जाओ ना उसको, मुझे चाहिए भी नहीं ऐसा बंदा जिसके अंदर दिल नहीं है, ले जाओ। मैंने कहाँ पकड़ा है। मैंने अपने आप को तब मारने की भी कोशिश की थी, मैंने सुसाइड भी करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं सुसाइड करके क्यों अपने आप को मारूं। गलती तो मेरी है ही नहीं यहाँ पे, गलती तो उन लोगों की है जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है। बिल्कुल सही बात है। और मैं उस टाइम पे ऐसे बिलीव करती थी ना कि अगर कोई किसी के साथ गलत कर रहा है तो उनके साथ भी गलत होगा। आई थिंक वो होता नहीं है, बट उस टाइम पे मेरा ऐसा बिलीव था, ठीक है उसने मेरे साथ गलत किया है, कल उसके साथ होगा गलत, छोड़। फिर मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गई, फिर सब कुछ ठीक था। मेरे को शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और ना ही अब है मुझे किसी पे, ना भरोसा है ना कुछ है। उसके बाद में फिर मेरी लाइफ में और एक लड़का आता है, वो ये बहुत रिसेंट की बात है, लाइक 1 साल की बात है। और वो अच्छा। लड़का मेरा अच्छा खासा दोस्त था, मेरे ऑफिस में काम करता है। तो वो मेरे को आके, मतलब नॉर्मली हम थे, वो ऑलरेडी एक लिव इन रिलेशनशिप में है एक हिंदू लड़की के साथ, अगेन नॉन मुस्लिम। तो वो मेरे को आके बोलता है कि मुझे ना, मैं ऐसे रिलेशनशिप में हूँ, ये सब मेरे को ऑलरेडी पता था। तो मुझे आके बोलता है कि मेरी ना रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, मुझे इनिशियली लगता था कि मैं इसके साथ रह लूंगा, लेकिन नहीं रह सकता, इसकी मेंटल स्टेट अच्छी नहीं है, और मैं घर वालों को मना नहीं सकता क्योंकि वो नॉन मुस्लिम है, और ये कन्वर्ट भी नहीं होने वाली है। मैंने उससे बात की थी, वो कन्वर्ट नहीं होगी, इसने मुझे ये अच्छा। बोला। तो ये उसने ऑलरेडी उसने स्टेट कर दिया कि मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं बहुत सारी चीजें बोलता था, और जो भी बोलता था मैं भी सच बोलता था, मैंने तो कभी नहीं देखा। बाद में उस लड़की के मुंह से सुना तो वो सब सच ही था। तो फिर एक दिन उसने मेरे को प्रपोज किया, उसने बोला कि अब तुम ही मुझे हेल्प कर सकती हो। पहले वो जैसे फ्रेंड के जैसा मेरे पास हेल्प और सजेशंस मांगता था, उसके बाद उसने प्रपोज किया। उसके बाद उसने बोला हम क्या घर पे बोल के शादी करेंगे एंड ऑल। अगेन वही स्टोरी दोहरा रही है हम्म। मेरी लाइफ में। हम्म। तो फिर उस अगेन मैंने मान लिया, हाँ यार ये लड़का सही है, मैं शादी करके सेटल हो जाऊंगी, भाई मेरे को घर में बहुत प्रेशर लग रहा है। और उसको भी सिमिलरली सेम प्रेशर लग रहा था शादी करने के लिए, क्योंकि उसकी भी एज हो रही थी ना शादी की। तो और घर पे बता नहीं पा रहा था वो, और ये यहाँ पे ये बहुत लड़की टॉर्चर दे रही थी। उसके बाद एक दिन हम बात ही करते थे, उसने ऑफिस चेंज कर लिया था, उसके बाद हम सिर्फ बात करते थे और कुछ नहीं किया भाई, ना मिलते थे ना कुछ और। क्योंकि वो लड़का ऐसे बोलता था मेरे को कि हम जो भी करेंगे ना हलाल वे में करेंगे, हराम हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने हराम बहुत कर लिया उस लड़की के साथ। मुझे हमारा रिलेशनशिप शादी तक का चाहिए, हराम नहीं चाहिए, हलाल चाहिए। और मैं भी वापस से, मतलब मेरा इतना ब्रेन वॉश कर दिया उसने इस्लाम के बारे में बोल 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 के। मैं नॉर्मल थी, ठीक है, मैं कभी कभी नमाजें पढ़ती थी, जब मन में आता था जब पढ़ लेती थी।
मतलब ऐसे कर देती थी ना, चलो कि अल्लाह को मैंने कर दिया, एहसान कर दिया अल्लाह पे, चलो ना दुआ मांग रही ना कुछ, मैं कुछ नहीं मांग रही अल्लाह से, सिर्फ नमाजें पढ़ रही हूँ। और जब मेरी मम्मी डांटती वाटती थी, कितने दिन हो गए पढ़ ले नमाज जुम्मा वुम्मा की, तब तो इस बंदे ने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया। फिर से मैं वापस से नमाजें पढ़ने लगी कि अल्लाह इसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए और हम दोनों शादी करके सेटल हो जाए। यही मैं दुआ कर रही हूँ, यही सब कुछ कर रही हूँ। और बीच में मेरी मम्मी की भी तबीयत खराब हो गई थी, तब भी मैंने नमाजें पढ़ी थी, तब भी मैंने बहुत कुछ किया था, तब भी कुछ सुधार नहीं आया। सर्जरी हो गई थी उनकी, बाद में सर्जरी ना हो इसलिए मैंने इतनी दुआएं मांगी थी, कुछ काम नहीं हुआ था, काम नहीं आया था, वो सब बेकार था। मतलब नींद बेकार कर लो तहज्जुद में उठ उठ के। और लोग आसपास वाले इतना बोलते हैं तहज्जुद पढ़ो, तहज्जुद में बहुत पावर है, मेरे को तो कहीं से कोई पावर नहीं दिखा तहज्जुद में। मेरी नींद हराम हो गई थी। उसके बाद में वो लड़का मेरे को ऐसा बोलने लगा। एक दिन उस लड़की को पता चल गया कि ये वो भी लड़का मल्टीपल लड़कियों से बात करता है। अच्छा, ओके। सबके साथ वो ऐसे बात करता था, ये सब कुछ करता था। फिर उस लड़की ने मेरे से रिच हुआ, मेरे को बोलने लगी ये मेरे साथ 10 साल से है, इसने मेरे को प्रॉमिसेस किए कि शादी करूंगा। मेरी तो अब शादी की एज भी खत्म हो गई, मैं इसके भरोसे बैठी हूँ, तो अभी पता नहीं मुझे नहीं क्या करेगा, मुझे पता नहीं उसने तुम्हें क्या बोला है, ये सब कुछ चल रहा है, ये ऐसे ड्रामे कर रहा है, ऐसे टाइप का लड़का है। तो मैंने बोला भाई मुझे नहीं चाहिए, तू रख अपने लड़के को, उसने मुझे ये सब बोला था। तो उसने उनके बीच में बहुत झगड़ा हुआ था एंड ऑल। फिर उस लड़की को मैंने ये बोल के प्रॉमिस किया कि मुझे नहीं पता था कि सीरियसली ये सब है, मुझे नहीं आना है बीच में किसी की लाइफ में, किसी की लाइफ नहीं बर्बाद करनी, जो करना है हैंडल करो, मैं आज के बाद कभी कांटेक्ट नहीं करूंगी। वही एक्चुअली मेरे को कॉल वॉल करता था, उसी का प्लान था सारा, मुझे नहीं करना है कुछ भी, मुझे सीरियसली नहीं पता था। उसने बोला था कि तुम्हारा रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रहा है और तुम दोनों के बीच में प्यार नहीं है। तो बोला मैं उसे तो मर मर के प्यार कर रही हूँ, इतने साल उसका वेट कर रही हूँ, उसने पता नहीं मुझे क्यों वो कर दिया, इतना बड़ा धोखा दे रहा है मुझे, दूसरे लड़कियों के साथ सब जा रहा है, वो सब जो भी कर रहा है सेक्स के लिए कर रहा है। अगर तुम और 1 महीना 2 महीना रुकोगी ना, तुम्हें भी वो यूज करेगा, उसका माइंड ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ वो खिलाफ बोल रही थी उसके। तो मैंने बोला भाई ऐसा बंदा तो मैंने ऑलरेडी देख रखा है, इसको रखो तुम, मुझे नहीं चाहिए किसी लड़कों का वास्ता। और ये लड़के बोलते हैं ना हलाल हराम एंड ऑल, जो लड़के इसमें बिलीव करते हैं यही तो हलाल करते घूमते रहते हैं, है ना। हाँ, उसके बाद में वो लड़की को मैंने प्रॉमिस कर दिया कि मैं नहीं कांटेक्ट करूंगी, कुछ नहीं। ये लड़का मेरे पीछे आने लग गया था फिर कि मेरे से बात करो, क्यों नहीं कर रही, तुम ही मुझे यहाँ से निकाल सकती हो, ऐसा कर रही ऐसा कर रही। फिर फाइनली ऐसे वैसे करके मैंने उसे समझा दिया कि भी मेरा पीछा छोड़ दो, मैं अकेली खुश हूँ, अपने काम से काम रखो। उस दिन से मैंने बंद कर दिया, मेरे को कोई बिलीव नहीं है अल्लाह वल्लाह में, किसी में भी, कोई इस्लाम नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, कुछ भी मांग लो कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होता, सारा माइंड सेट है। इतना तो क्लैरिटी मुझे मिल गई जी। और ये जो बुड्ढे बुड्ढे होते हैं, ये बुड्ढे साले सारी जवानी में सारे शौक कर लेते हैं, उसके बाद में दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के फिर आके सबको जज करने लग जाते हैं, तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे। ऐसे तो बुड्ढों को मैंने बहुत देखा है, बुड्ढियां बुड्ढे बहुत सारे देखे। और जो वो पर्दे में जो लड़कियां रहती है निकाब विकाब करके पूरा हिजाब करके, ये लड़कियां ऐसी होती है ना, अंदर से तुम सारा सज रहे सवर रहे सब कुछ कर रहे, तुम्हारा दिल ही ठीक नहीं है और सामने से तुम अपना चेहरा किसी को नहीं दिखा रहे, तुमने तो भर भर के मेकअप कर रखा, मेकअप करके नमाज पढ़ना कहाँ पे लिखा है, और वो जायज कैसे होगा, है ना। जिसकी शक्ल गंदी होती है वही अपना शक्ल छुपाने की कोशिश करता है, सोच और शक्ल। और एक बात बतानी थी, मुझे लगता है ना अगर अल्लाह सच में होता ना तो अल्लाह के लिए झुक झुक के उठने की जरूरत नहीं थी, नमाजें पढ़ने की जरूरत नहीं थी। उसके अंदर इतना पावर होना चाहिए था कि वो हमें कुछ दे, हम उसको कुछ दे, हम पे डिपेंड नहीं रहेगा वो, हम क्यों उसके लिए नमाजें पढ़े। सही बात। उसके अंदर इतना पावर होना चाहिए ना कि वो हमें कुछ दे, कुछ क्या सब कुछ दे सकता था वो हमें अगर चाहता तो,
لیکن دکھ ہی دکھ دے رہا. آپ کے میں نے بہت سارے ویڈیوز دیکھے, جیسے آپ نے مینشن کر رکھا ہے کہ 70 ماؤں کی محبت کرتا ہے. اگر آج مجھے کچھ بھی لگ جائے, میری ماں جیسی بھی رہے, کسی کی بھی ماں کوئی بھی کیسی بھی رہے, کتا جو ہوتا ہے, کتی بھی کیسی بھی رہے, اگر اس کے بچے کو کچھ ہوتا ہے تو کیسے پروٹیکٹ کرتی ہے وہ. تو اللہ کے پاس اتنے 70 ماؤں کی محبت ہے, تو وہ کیوں نہیں پروٹیکٹ کر رہا ہمیں؟ کوئی حلال نہیں ہوتا, کوئی حرام نہیں ہوتا, سب دل کا کھیل ہے. اگر تم دل سے اچھے ہو تو اچھے رہو گے. اگر تمہاری مینٹالٹی اسٹیبل ہے تو تم ساری چیزیں رائٹ وے میں کرو گے. وہ سب تمہارا دماغی کھیل ہے. یہ سارا کیا برین واش ہو جاتا ہے ہر ریلیجن میں. آئی فیل, آئی ڈونٹ نو, میں بتا رہی ہوں بس. خاص کر کے اسلام میں بہت برین واش ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, برین واشنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. میں 1-2 سپر چیٹ پڑھ دیتا ہوں, اس کے بعد پھر میں 1-2 پوائنٹس ہیں جو مجھے بھی بولنے ہیں. اوکے. جی, کرسچن سگنان جی کا ہے, کہہ رہے ہیں ویمن ڈیفینڈنگ اسلام از لائک چکن ڈیفینڈنگ KFC. ایگزیکٹلی, بہت صحیح پوائنٹ ہے. آج کی اسٹوری کے بعد تو بہت ساری لڑکیوں کو جنہوں نے سنا ہونا, انہیں عقل آنی چاہیے, انہیں پتہ ہونا چاہیے. اور ہیومینٹی جی کا کہہ رہے ہیں ویلکم ٹو ہیومینٹی بہن, یہ آپ کے لیے ہے سپر چیٹ. اور ظفر بھائی فاسٹسٹ گروونگ چینل بھائی, بہت بہت شکریہ ہیومینٹی جی کا. اور سکھوندر سنگھ جی کہہ رہے ہیں کہ دانوں سے مانو بننے پر آپ کو شبھ کامنائیں. جی, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اب میں ایک آدھ پوائنٹ یہاں پر میں بولنا چاہوں گا, کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی جب بھی ایک اسٹوری ہمارے سامنے آتی ہے نا, تو اس طرح کا یہ کہا جاتا ہے اسلام بہت اچھا ہے, لوگ بہت برے ہیں. لوگ برے ہیں, اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. اب میں تھوڑا سا یہاں پر یہ بتا دوں کہ اسلام سے اس اسٹوری کا لینا دینا کیوں. اسلام کے اس اسٹوری سے لینا دینا اس لیے ہے کیونکہ جب ایک بچہ, ایک لڑکا جب ایک مسلم فیملی میں پیدا ہوتا ہے تو وہ یہ چیزیں بچپن سے جانتا ہے کہ جو ایک لڑکی ہے اس کے کمپیریزن میں جو ایک لڑکی ہے جو اس کی سسٹر بھی ہے, وہ جانتا آیا ہے اس بات کو کہ یہ اس کی آدھی گواہی ہے, اس کا جو جائیداد میں حصہ ہے وہ 1/3 ہے. اور جو عورت ہوتی ہے, اگر خدا نہ ہوتا تو مرد کو سجدہ کرتی. ٹھیک ہے, نماز پڑھتے ٹائم اگر گدھا, کتا یا عورت سامنے آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ زیادہ تر جہنم میں ملے گی. مطلب عورت کو اس طرح سے اس کے دماغ میں پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ یہ عورت نہیں ہے, یہ انسان نہیں ہے, بلکہ یہ کوئی ایک آبجیکٹ ہے. تو پھر وہ ٹریٹ بھی تو اسے ایسے ہی کرے گا نا. کھیل لو, سوری ٹو انٹرپٹ, کھیل لو, اس کے ساتھ کچھ بھی کر لو, فرق نہیں پڑے گا. تمہیں ایک نہیں تو کوئی اور مل جائے گی, کیونکہ اسلام میں ایسا ہی ہے, تمہیں ایک بندی نہیں ہے تو کوئی اور مل جائے گی, اور 100 مل جائیں گے. تم کسی کے بھی 4 ساتھ تو سیکس ویسے بھی کر لو الاؤڈ ہے. اور معافی مانگ لو نا, تم معافی مانگ لو تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. کسی کا دل دکھ رہا, کسی کی فیلنگز ہرٹ ہو رہی, کسی کا کچھ بھی لاس ہو رہا, تمہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کسی کا بچہ مر رہا, اس کا بھی لینا دینا نہیں ہے. تمہیں بس یہی ہے کہ غلطی کر گئی, میں نے زنا کر دیا, معافی مانگ لو, معافی مل گئی, آرام سے ایزیلی معافی مل گئی, اور تم جنت میں جاؤ گے ایزیلی. بالکل. تو یہ پوائنٹ ہے, تو یہ میرا اس لیے یہاں پر بتانا ضروری تھا, کیونکہ اس اسٹوری کو سننے کے بعد بہت سارے لوگ یہ ضرور کہیں گے کہ یہاں پر اسلام سے کیا وہ ہے. اسلام تو اپنی جگہ پر ہے, وہ تو لڑکے برے تھے. لڑکے کیوں برے تھے, ہمیں اس پوائنٹ پر کیونکہ ضرور دھیان لڑکے دینا ہے. بولتا ہے نا, کیوں بولتا ہے حلال حرام اینڈ آل, ان کی مینٹالٹی ایسی کر رکھی ان ہے. کی مینٹالٹی. انہوں نے میرے کو یوز کرنے کی کوشش کی, یوز کیا جو بھی کیا, کیونکہ ان کی مینٹالٹی ایسی ہے, ان کے اندر وہ بھاونائیں نہیں ہے, وہ فیلنگز نہیں ہے کہ جتنی عزت عورت کو دینی چاہیے اتنی عزت دے. وہ اسٹیبلٹی, وہ کیپیبلٹی ان کے اندر نہیں ہے کہ وہ دے سکے. وہ ہے ہی نہیں ان کے اندر, تو وہ کیسے, مطلب جس بندے کے اندر وہ ہے ہی نہیں تو وہ دے گا کیسے. ایگزیکٹلی. اور سب سے بڑا پوائنٹ کہ ایک لڑکی جس کے ساتھ اتنا زیادہ غلط ہوا جا رہا ہے, تو ایک جب ہمارے اندر ایک والی چیز آ جاتی ہے نا کہ خدا ہمارا ساتھ دے گا, ہمارا اللہ ہمارا ساتھ دے گا, تو یہاں پر بھی انسان کے ساتھ بہت بڑا دھوکا ہوتا ہے, جو کہ ہینا جی کے ساتھ ہوا. جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے تہجد کی بھی نمازیں پڑھی ہیں, انہوں نے اللہ سے رو رو کر دعائیں کی ہیں, لیکن اس کا کوئی فرق نہیں پڑا, کوئی فرق نہیں پڑتا, اور نہ ہی کبھی پڑے گا. اللہ ہوگا تو آئے گا نا مدد کرنے کے لیے. تو ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ سماجک برائیاں ہیں, اور یہ سماجک کیوں ہیں, اس چیز پر ہمیں فوکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہمیں
लड़कों को सिखाना होगा कि लड़कियों की इज्जत करना सीखें, उन्हें और ऑब्जेक्ट ये ना समझें। बोलते हैं, नहीं मैंने सुना है ना, ये बोलते हैं कि लड़कियों की इज्जत करते हैं एंड ऑल। मुझे लगता है इस्लाम में जो मुस्लिम लड़के हैं ना, किसी को किसी की भी इज्जत नहीं करनी आती। सबसे पहले वो अपनी माँ बहन की गालियां देते हैं, तो कोई दोस्त आके उनकी माँ बहन को गाली दे दे तो वो सुन नहीं सकता, लेकिन वो किसी और की माँ बहन को गाली भी दे सकता है और उनके साथ सो के भी आ सकता है। ऐसे क्यों? खुद करो तो कुछ नहीं, दूसरे करो तो तुम जज करने तुरंत उतर जाते हो और उनकी गर्दनें काट देते हो। जब खुद कर रहे हो तो दूसरे कर रहे हो तो वो भी सहने की कोशिश करो ना, वरना मत करो ऐसी हरकतें। जो तुम सह नहीं सकते वो दूसरों के साथ मत करो। मेरा बोलने का मतलब यही है। एग्जैक्टली अगर आप चाहते हैं कि आपकी सिस्टर को कोई कुछ ना कहे, आप भी तो किसी की सिस्टर को कुछ मत कहो ना। बस यहीं से मोरालिटी आती है। ये नहीं, जरूरी नहीं है कि मोरालिटी आप जाके कुरान में पढ़ोगे, उसकी जरूरत ही नहीं है। कुरान में तो ये कहीं पे लिखा ही नहीं है लेकिन ये लिखा भी जरूर लिखा है कि तुम 3 4 लड़कियां लौंडियां घुमाते रहो, और हर कोई घुमा रहा नहीं, है, हर लौंडिया कोई तो मुसलमान बंदा घुमा अनलिमिटेड रहा है। है। लौंडिया जो गुलाम अनलिमिटेड लौंडी है, है वो इनको तो तो unlimited है। हैंडल नहीं कर पाएंगे ना। वो तो आराम से हैंडल करते थे क्योंकि इनके पास पैसा वैसा था। ये लोग कहाँ से खिलाएंगे करेंगे, उल्टा हमारे पास खा के जा रहे हैं। यहाँ से पैसा भी मिल रहा, सब मिल रहा, तुम्हें अपने शौक भी पूरे हो रहे, क्या चाहिए? अलग अलग बंदी मिल रही है। भाई तुम कहीं स्टेट कर दोगे कि तुम शादी कर सकते हो, 3 से 4 शादियां कर सकते हो, लिख रखा है ना, ये पता नहीं कहाँ लिख रखा है, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है कि मैं घुस के पढूं, लिख रखा है ना। तो इनको क्या डर है? अभी दिल में खौफ ही नहीं है, इंसानियत कुछ है ही नहीं। अरे भाई मैं एक रिलीजन फॉलो कर रहा हूँ, उस रिलीजन में लिख रखा है कि तुम लौंडी बाजी कर सकते हो, आराम से कर रहा हूँ मैं, लौंडी के साथ कुछ भी कर लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली बिल्कुल। यहाँ से देखो, हमें चीजें यहीं से पता चलती हैं कि जो गुलाम लौंडी की कॉन्सेप्ट है ना, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वहीं से एक ना किसी भी लड़के को एक पॉइंट मिल जाता है कि हाँ ये अलाउड है करना, और अलाउड हम है। गुलाम मैंने लौंडी बहुत खरीद सारों के मुंह सकते से हैं। सुना है, इनफैक्ट उन्हीं के मुंह से सुना है जिन्होंने मेरे साथ खेला है। हाँ ये तो अलो है भाई इस्लाम में, ऐसा ऐसा अगर झगड़ा वगड़ा करो तुम दूसरी लड़की के साथ क्यों बात करो? अरे ये तो अलो है, मैं तो 3 4 निकाह कर सकता हूँ आराम से, तुम अपना देखो, तुम्हें एक के पास ही पड़ा रहना पड़ेगा। exactly. मुंह पे बोलते हैं ना, क्योंकि सिखा रखा है बचपन से। अच्छा, अब जो आपकी लाइफ है हिना जी, वो प्रॉपर अच्छे से कट रही है आपकी लाइफ? अब किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है? एकदम बिंदास। मेरे को ना पहले डर लगता था गाली देने में, अल्लाह को, सबको। जब से मैं आपका चैनल देख रही हूँ ना, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है ना, मैं मुंह पे गाली दूंगी अल्लाह को। अल्लाह कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ क्या बोलूं मैं, कुछ नहीं लेकिन कर जरा सकता अल्लाह। अल्लाह के मानने वालों से डरिएगा, अल्लाह से मत डरिएगा। ये मेरी सभी को, जितने भी इनको हमारे पता मुस्लिम भाई नहीं, सुन मैंने रहे ना हैं। मेरा एक कजिन भाई है, वो टोटली इनटू इस्लाम में चला गया, टोटली इनटू इस्लाम में। मेरा सवाल एक ही है, जो लोग तुम इस्लाम को मान रहे हो ब्लाइंडली, अगर तुम साइंस में कोई चीज बता दो तो तुम्हारे 100 सवाल उड़ जाते हैं कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों नहीं हो रहा। वही तुम इस्लाम में ब्लाइंडली तुम कैसे मान सकते हो यार? कोई लॉजिक ही नहीं है यार। उसको तुम मानते हो और हम क्वेश्चन कर ले तो बोल रहे हो तुम तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाने दो। लेकिन तुम्हें लॉजिक मिले तभी तुम भरोसा करोगे ना, कैसे तुम भरोसा कर सकते हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और उसको मैंने समझाने की कोशिश की थी मेरे अपने साइड से थोड़ा बहुत, तो वो बोल रहा है कि मेरे को नहीं जाना है, मेरा ब्रेन वॉश मत करो, मैं ऑलरेडी उसमें हूँ, तुम्हारे से अल्लाह ने तुम्हारी हिदायत छीन रखी है। हिदायत दे दी है, अल्लाह ने मुझे देखा जाए तो अल्लाह ने मेरे को हिदायत। बहुत हिदायत दी है, मैं तहज्जुद कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, और मैंने ना अच्छे मार्क्स गेन किए। मैंने जो पूछा अल्लाह से तहज्जुद में, मुझे सब मिल गया। उसने मेहनत की, मैंने ये भी समझा तुमने मेहनत की है इसीलिए तुम्हें मार्क्स मिले हैं। अगर एक काम करो, तुम एग्जाम में बिना पढ़े बिना मेहनत किए तहज्जुद पढ़ के रोज 40 दिन, 2 महीने, 3 महीने तहज्जुद पढ़ो, उसका कॉलेज का कुछ मत पढ़ो, स्कूल का कुछ मत पढ़ो, जाओ बैठो एग्जाम दो, देखती हूँ मैं पास होते हैं या नहीं, अल्लाह तुम्हें पास कराएगा या नहीं, देखते हैं। तो बोल रहा है कि हाँ वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ लेसन सुनूंगा।
वो भी नहीं करना है ना, अल्लाह है तो कैसे तुम लेसन सुन रहा, अल्लाह करा देगा भाई, तुम्हारे दिमाग में डाल देगा, लिख दे ये पेपर पे। नहीं, हाथ पकड़ के करवा देगा ना अल्लाह, दिमाग में भी डालने की जरूरत नहीं है, एक हाथ आएगा ऊपर से जो दिखाई नहीं दे रहा होगा और वो वही लिखवाता समझ चला में नहीं जाएगा। आता। फिर मेरे को समझ में आया, इसकी एज तो छोटी है थोड़ा, जब कोई उसको जरूरी चीज होनी चाहिए ना लाइफ में, बहुत सारी ऐसी चीजें होती, बीमारियां आती है बड़ी बड़ी, उससे हमें वो नहीं मिलता, शिफा नहीं मिलता, तो अल्लाह के पास हम कूट कूट के रो रहे हैं, तब भी तुमको अल्लाह शिफा नहीं दे रहा, तब उसे समझ में आएगा। अभी उसको ये नहीं समझ में आ रहा है गधे को कि मैंने मेहनत की है इसलिए मेरे मार्क्स आए अच्छे, मैंने तहज्जुद पढ़ ली इसलिए मेरे मार्क्स आए। तुम तहज्जुद पढ़ रहे हो, साथ में तुम इतनी शिद्दत से मेहनत करो, ये भी तो देखो। और हम इंसान को तभी समझ में आता है, अभी वो उसके हाथ में था, एग्जाम में मार्क्स लेना उसके हाथ में था तो उसने कर लिया। हम अल्लाह के पास तभी जाते हैं जब हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं होता है ना, हम कुछ कर नहीं सकते। जब हीना जी आपकी आवाज आनी बंद हो गई है। अल्लाह, हेलो, हाँ, अब आ रही है। हाँ बताइए अब। हाँ फिर वही से मैं नहीं। सब कुछ बोल रही थी। अच्छा, अब कुछ हल्की आने लगी है आपकी आवाज पहले से, आपने कुछ हैंड्स फ्री निकाल दिए क्या? नहीं नहीं, मेरे को एक्चुअली एक कॉल आया था, शायद अच्छा इसके अच्छा, वजह से। अभी ठीक है क्या? हाँ हाँ, आप सही आ रही है आवाज। बोलिए। जी अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि क्योंकि ये हम्म, जितनी भी फीमेल आती हैं एक्स मुस्लिम यहाँ पर इंटरव्यू देने, वो सभी से ही मेरा सवाल होता है, तो हम्म। सबका एक अलग अलग अपना नजरिया होता है, आपका भी एक अपना एक अलग नजरिया होगा। आप ये बताएं मुझे कि जो बाकी की लड़कियां हैं जो मुस्लिम हैं और इस्लाम को डिफेंड करती हैं, आपको क्या लगता है कि वो क्यों डिफेंड करती हैं? एक तो सबसे पहली बात, उनका ब्रेन वॉश कर रखा है। हम्म। और एक डर, डर के वजह से हम ये करेंगे, अगर हम इस्लाम के खिलाफ बोलेंगे तो हमारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और लोगों का भी डर होता है ना, जो मुस्लिम लोग हैं, अगर तुम खिलाफ कुछ आवाज उठा दोगे तो फतवा जारी कर देंगे और कत्ल कर देंगे, और मुंह पे बोलेंगे तुम तो काफिर हो, तुम्हें अल्लाह ने हिदायत नहीं दे रखा, साफ साफ बोलेंगे। कोई सवाल उठा लो तुम्हारे मुंह पे बोल देंगे कि तुम्हें अल्लाह ने हिदायत नहीं दे रखा, तुम ऐसा क्यों सोचते, ऐसे मत सोचो। तो उनके पास उतना वो ही नहीं है, गट्स नहीं है कि वो किसी के पास जाके सवाल कर सके। जैसे अब मेरे अंदर उतनी हिम्मत है कि मैं सवाल कर सकूं, मेरे अंदर इतनी ये है कि मुझे लॉजिकली एक प्रूफ चाहिए भी किसी चीज को ट्रस्ट करने के लिए। कुरान में लिख रखा है तुम आंखों से जो देखते हो उसी को ट्रस्ट करो। तो आंखों से मैं अल्लाह को नहीं देख पा रही हूँ, अल्लाह की चीजें, अल्लाह ने जो बोल रखा है वो देख नहीं पा रही हूँ, तो मैं क्यों ट्रस्ट करूँ? ये मेरा पॉइंट है। वो लोग ब्लाइंडली जा रहे हैं, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं बस। और मुझे पता नहीं उनको किस चीज़ में सुकून मिल रहा है, किस चीज़ से बिलीवनेस आ रही है। उनको शायद ऐसे रहना ही पसंद है। जैसे कि आपका मैंने एक शॉर्ट देखा था, आपने बोल रखा है कि इस्लाम की लड़कियां, सुनाई दे रहा है ना, मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? आ रही है आपकी आवाज। इस्लाम की लड़कियां अपने आप को ढक के, अपने आप को वो करके, क्या बोलते हैं, बंद करके जेल जैसे रहने में अच्छा लगता है उनको, तो शायद अच्छा हिजाब। लगता होगा, हमें तो अच्छा नहीं लगता भाई। हम्म, कुछ चीज है तो मैं अपना चेहरा क्यों छुपाऊं, मुझे समझ में नहीं आता, मैं क्यों छुपाऊं, मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूं, तो लड़के को भी कुछ पर्दा वर्दा देना चाहिए था, ऐसे क्यों? इस्लाम में सारे राइट्स मर्दों को दे रखे हैं, लड़कियों को कुछ नहीं है, गुलामी करने के अलावा कुछ नहीं है। लड़की अगर बाहर जाके कमा ले तो वो कमा के वो जो लेके आती है वो खाना भी हराम बोलता है, बहुत लोगों से मैंने सुना है। लड़कियों का कमा के जो खाना बनता है घर पे, जिस लड़की की कमाई से खाना बनता है वो खाना भी हराम है। हम्म, क्यों हराम है भाई? तो वो हराम काम करके तो नहीं ला रही ना, कोई अच्छा काम करके ला रही है। उससे भी मुझे लगता है ना, पर्सनली मुझे ये लगता है कि लड़की लड़कों से कम नहीं है, बल्कि लड़के से ज्यादा है लड़की। क्योंकि एक बेनिफिट ये है लड़की में कि लड़की बच्चा पैदा कर सकती है ना? वो दुनिया में बहुत बड़ी चीज है। तो लड़कों को, खासकर इस्लाम में लड़कों को इनसिक्योरिटी फील होती थी कि वो हमारे से आगे चली जाएगी, इसलिए उन्होंने लड़कियों को दबा दिया। जैसे कि मैंने आप ही के, बहुत सारा मैंने आप ही के वीडियो से सीखा है इस्लाम के बारे में। तो आपने एक वीडियो में बोल रखा है कि खतीजा उनकी पहली बीवी जो है, उनके ऑलरेडी 2 हस्बैंड्स थे, फिर 3rd हस्बैंड उन्होंने मोहम्मद से शादी की थी एंड ऑल।
तो 2 शादी उन्होंने कर रखी थी और वो बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन थी, है ना, उस टाइम की। एग्जैक्ट। तो उनके पास इतने राइट्स थे कि वो और भी कर सकती थी, जो मनमानी है वो सब कुछ कर सकती थी वो। ये सब हटाने के लिए उन्होंने ये रूल बना दिया कि औरत को दबके रहना है, औरत काम नहीं कर सकती, औरत बिजनेस नहीं कर सकती, औरत एक ही शादी कर सकती है, औरत पर्दा करना चाहिए, औरत को घर में रहना चाहिए, औरत को ये करना चाहिए। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए ताकि औरत दबके रहे, कुछ और ना करे। बिल्कुल। और जिनको रहना है भाई रह सकते हो, आराम से रह लो। तुम्हें तो दबके रहना है, गुलाम बन के रह लो, हम क्या कर सकते हैं। मुझे वैसे औरतों पे मुझे बहुत गुस्सा आता है, सीरियसली। अच्छा, लड़कियों की एजुकेशन के बारे में क्या मानना है आपका? हाँ क्या हाँ, ये मुस्लिम तो लड़कियां जो हैं तो एग्जैक्टली तो ये क्या मुझे एजुकेशन बोलना का था। बराबर हक मिलता है, लगता है आपको? एजुकेशन का बराबर हक नहीं मिलता, बिल्कुल भी नहीं मिलता। कितनी लड़कियों की शादी अर्ली एजेस में हो जाती है ना, 14 15, अभी भी होती है, अभी भी मैं देखती हूँ 16 17 हो जाती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि लड़की हमारी ये कर देगी वो कर देगी। पता नहीं क्या उनकी सोच है। और ये भी लगता होगा कि बाहर जाएगी। मैं ना अपने रिश्तेदारों को ही, मतलब उनका नजरिया जब वो लोग बात करते हैं उसमें समझ में आ जाता है ना कि कौन कितनी इज्जत कर रहा है ना। भले लड़की बाहर जाके सिर्फ इज्जत से काम करके आ रही है, अपने काम से काम रख रही है, तब भी उनको लगता है कि वो कुछ गलत कर रही है, क्योंकि उनकी मेंटालिटी ऐसी है, लड़की है तो गलत ही करेगी। बल्कि लड़की गलत नहीं करती है, लड़के फंसाते हैं इनको। लड़कों को चाहिए होता है, लड़के फंसाते हैं। तुम इतना इनसिक्योर हो अपने बच्चों को लेके तो दूसरों के साथ भी मत करो ना। वो करते हैं दूसरों के साथ। और जो मेरे को लगता है ना कि अभी मैं कुछ कर रही हूँ, ठीक है, उस फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ, मैं चोरी करने वाली हूँ, चोरी करती हूँ मैं बहुत, मेरे को चोरी की आदत है। तो हमारे घर कोई आता है ना, दूसरे घरों के घर में जाके मैं किसी रिलेटिव्स के घर जाती हूँ या फिर पड़ोसी के घर जाती हूँ, तो उनके घर में मैं चोरी करके आती हूँ, ठीक है, ये मेरी आदत है। तो मेरे घर कोई आएगा तो मुझे लगता है कि वो भी चोरी करके जाएगा, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट वहां पे भी लगता है। तुम कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि दूसरा भी करेगा, है ना। तो एजुकेशन के बराबर एजुकेशन नहीं मिलता है, क्योंकि उनको यही लगता है कि भाई हमारी बच्ची चले जाए, गुलाम बन के रहे किसी के घर में, किसी का कुछ धो ले, किसी का कुछ कर ले, क्या अच्छा हस्बैंड मिले, ये मिले। और पैसे भी बहुत, पैसों का भी तो देखते हैं ना बहुत ये लोग, अच्छे खासे पैसे तो बहुत देखते हैं भाई। मैंने बहुत मुस्लिम्स को देखा, मरते हैं पैसों पे। अच्छा, ये बताएं मिलना मुझे। चाहिए, मुझे लगता है ना, आज मैं जो भी हूँ अपनी मेहनत से, एजुकेशन के वजह से हूँ। और हर लड़की को एजुकेशन लेना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो झगड़ के लो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आजकल। अगर किसी की, मैंने ये भी सुना है कि अगर किसी की 18 इयर्स के पहले शादी भी हो रही है ना, उसके लिए खुद जाके वो, अगर नहीं करना है ना तो खुद जाके वो कंप्लेंट कर सकती है अपने माँ बाप पे भी। एग्जैक्टली। और उनको अलग से एजुकेशन मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। ये सब करना चाहिए भाई। अगर तुम बाहर की दुनिया नहीं देखोगे तो तुम्हें कुछ नहीं पता चलेगा कि तुम किस धोखे में हो। जब तक तुम बाहर निकल के अपने पैरों पे खड़े होके नहीं देखोगे कि क्या क्या है दुनिया में, तुम्हें क्या क्या मिल सकता है। तुम्हें वो लोग ऐसे रखे हुए हैं ना, एक लड़की को ऐसे रखते हैं ना, केज में रखने जैसा रखते हैं। तुम्हें 6 बजे के बाद बाहर नहीं जाने दे रहे, अकेले तुम्हें बाहर नहीं जाने दे रहे। ये सब बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है लड़कियों को लेके। उस केज से तुम बाहर निकलोगे, उसे कोई नहीं निकाल सकता, चाहे कितनी भी ऐसी वो हो, फैमिली हो। आपकी आवाज फिर से आनी बंद हो गई है, एक बार जरा आप चेक करें। हेलो। जी, अब आ रही है। हाँ, तो मैं बोल रही थी, अपने लिए लड़ना सीखो लड़कियों, एजुकेशन लो, तभी तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया में क्या सही चीज है और क्या गलत चीज है, और तुम कहाँ। हेलो, फिर से आपकी आवाज चली गई सॉरी, है। वो कॉल आ रहा था इसलिए। अगर नहीं अच्छा जाओगे अच्छा। ना, तुम नहीं लड़ोगे अपने लिए, तो कुछ नहीं हो सकता। तुम उसी केज में रहोगे, उसी केज में, उसी जेल में मर जाओगे। क्योंकि वो लोग भी यही चाहते हैं कि औरत कुछ ना गुलामी करे, और उनको बस ये रात में बिस्तर गरम करे, दिन में कपड़े वपड़े धो के, खाना वाना बना के, जो बच्चे वो पैदा करते हैं ना, 10-10 बच्चे 12-20 पैदा 20। करें और बस केयर हाँ, करें, बच्चों की उनके बच्चों को मशीन, पालें। बच्चे पैदा करे, बच्चों को पाले। क्यों भाई, कुछ कोई और भी तो राइट्स है, और तुम वहां पे लौंडी बाजी करते घूमो।
एक को घर में तुमने परमानेंट रख लिया, आजकल तो यही चल रहा है, 4-5 तो तुम आजू बाजू रखते हो, है ना? बहुत से होते हैं, सही कहा आपने। अच्छा, आप ये बताएं मुझे कि एक्स मुस्लिम्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आपने भी फेस किया होगा, तो वो थोड़ा सा बताएं। और ये भी बताएं कि क्या गवर्नमेंट की तरफ से एक्स मुस्लिम को कोई मदद मिलनी चाहिए या कुछ हो सकता है गवर्नमेंट की तो तरफ से। ऑब्वियसली मुझे ये लगता है कि हम ना, वो जो भी वो फतवा वतवा जारी करते हैं ना मारने का एंड ऑल, ये सब हटाना चाहिए। जैसे इन्होंने ट्रिपल तलाक को हटाया हुआ है, ऐसे ही एक्स मुस्लिम को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। ये आवाज़ उन तक पहुंचनी चाहिए कि भाई कोई भी एथिस्ट जो है, जैसे दूसरी कंट्रीज में जी रहे हैं, प्राउडली जी रहे हैं, वैसे हमें भी जीने देना चाहिए। उसके लिए हाँ, अलग राइट्स निकालना चाहिए। जैसे अभी एलजीबीटी लोग जी रहे हैं ना, शान से जी रहे हैं वो लोग, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी हर जगह काम करा, कोई डॉक्टर बन के, कोई लॉयर बन के, हर जगह सब लोग अपना वो राइट्स ले रहे हैं। तो हमें भी वो राइट होना चाहिए, खुल के हम बोल सके कि भाई हम एथिस्ट है, एक्स और मुस्लिम है। प्रोटेक्शन बेसिकली मिलनी चाहिए, एग्जैक्टली। प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। उसके लिए एक लॉ निकालना चाहिए, आर्टिकल। राइट। क्योंकि यहाँ इंडिया में ऐसे ऐसे ब्रेन वॉश पीपल है ना, मतलब कितने केसेस देखे हैं हमने कि उसके लिए, इस्लाम के लिए बहुत लोगों को उन्होंने मार दिया, क्योंकि उनको अगर कोई आवाज उठाए मारने के अलावा उनको कुछ दिखता ही नहीं है। इनका अल्लाह इतना वो हुआ है ना, इतना बेरहमी है, उसके पास वो ही नहीं, इंसाफ करने की गुंजाइश ही नहीं है। वो सीधा बोल देता है मेरे ऊपर कोई आवाज उठाए, मेरा प्रूफ पूछे अल्लाह है कोई करके, तो मार दो। प्रूफ मत दो उनको, सवाल का जवाब मत दो, लेकिन मार दो। और डर के मारे कोई पूछता ही नहीं है। ये नहीं रहना चाहिए, ये हटना चाहिए। और ये ना, एग्जैक्टली। जो मुझे लगता है ना, ये जो आपका यूट्यूब चैनल चल रहा है, ये हर जगह टीवी वीवी में भी चला दो, हर हर एक के पास पहुंचना चाहिए ये, ताकि लोगों को समझ आ सके कि क्या सही है क्या गलत है। एग्जैक्टली। बिल्कुल, अगर हम यहाँ पर कुछ बता रहे हैं तो हम ये तो नहीं कह रहे कि हमारी बातों को आंख मीच के मान लो आप। हम तो वही बता रहे हैं जो किताबों में लिखा हुआ है, और हम तो आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो जो हमने बताया है आप उसे खुद से वेरीफाई करें, और वेरीफाई करके और जो हम लॉजिक दे रहे हैं उस पर इनके आप खुद पास से सोचें। वेरीफाई करने की इतना टाइम कहाँ है, उनको तो यही लगता है जो मौलवी बोल रहा है वो सही है। और मौलवी तो इस्लाम का ठेका ले रखे है, इस्लाम को बचाने का। इनके पास खुद जवाब नहीं रहते, कोई सवाल पूछ लो। सही बात। हर कोई मुझे लगता है पैसे के लिए संभाल रहा है बस। इस्लाम हट गया ना दुनिया से तो बहुत लॉस होने वाला है। हाँ, उनका दरअसल उनका पूरा बिजनेस उसी के ऊपर चल रहा है, तो इस वजह से वो चाहते हैं कि ये किसी तरह से बंद ना हो। अब जैसे और एक बात मुझे ऐड करनी थी यहाँ पे। ये ना, जब जो मैंने सुना है, जो बहुत सारे रिश्तेदार और फ्रेंड्स भी मेरे यूएई में रहते हैं, ठीक है, अरब कंट्रीज में रहते हैं, जहाँ पे इस्लाम भी प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, ऐसे लगता है ना। बोलते हैं कि वो ऐसी कंट्री, इस्लामिक कंट्री है, बहुत इस्लाम फॉलो कर रहा है, ऐसा है वैसा है, ये सब बोलते हैं इंडिया के पीपल, ठीक है। लेकिन वहाँ पे ऐसा होता है ना, वो 5 वक्त की फर्ज नमाज तो पढ़ लेते हैं, लेकिन साथ में वो इतना जिना करते हैं यार, रोज रात को पी के सो रहे वो लोग। और एक औरत से शादी कर रहे हैं, तुम हर वीकेंड जाके किसी और औरत के साथ सो रहे, साथ में अपने सिबलिंग्स के और अपने बाप के। ये तक मैंने सोचा है, सुना है। तो वहाँ के लोग, जहाँ अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स, वहाँ वो तो बहुत पाक ज़मीन है, वहाँ तो इस्लाम शुरू हुआ था, वहाँ के लोग बहुत पाक है, सब इस्लाम को ये मानते हैं। मेंटेलिटी तो बन गई वहीं है पे क्यों? लोगों की। मैं बता दूं कि यहाँ पे जो हमारे एशिया के जो मुस्लिम हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत पाक लोग हैं, बहुत इस्लाम के हिसाब से बिल्कुल भी चल नहीं रहे है, हैं। इतने फ्री ऐसा कुछ नहीं। वो मुझे लगता है ना, वो कोई अल्लाह वल्लाह में बिलीव नहीं करते, उनको सारी सच्चाई पता है। एग्जैक्टली। वो नमाज पढ़ते हैं और ओनली फॉर द फॉर्मेलिटीज। वहां पे जो जैसे वो औरतें बैठी हैं वहां पे, ठीक है, कुरान रख लिया उन्होंने अपने साइड में, उसके ऊपर पैर रख कर बैठ गई आराम से। ये भी होता है वहां पर। ये भी होता है, और उन्होंने और ना कुरान औरतों वहां को पर। अंदर कर रखा था। अभी बिजनेस डाउन हो रहा है, वहां पे कोई जाएगा नहीं, अब तो औरतों को खुला छोड़ दिया, बुरखा बुरखा सब हटा दिया। क्यों हटा दिया? हम्म, सब हटा रखा है ना, क्योंकि उनको भी पता है भाई बिजनेस ऐसे नहीं चलने वाला, अपग्रेड हो गई है, अभी दुनिया अपग्रेड हो गई है।
तो तुम बुर्खा बुर्खा पहन के तो कोई जाना पसंद ही नहीं करेगा। उसका शरीर है भाई, उसका वो है, उसको जैसे रहना है रहेगी वो। तुम अपने आंख बंद कर लो ना। हम्म, और मैंने ये सही। भी सुना है कि ये जो बुर्खा मैंडेटरी कर रखा था, ऐसी ऐसी लड़कियां हैं ना जो फॉरेनर्स होती है, मतलब जो वेस्टर्न से होती है, वेस्ट साइड से, वो लोग बिकिनी पहन के एकदम पतला सा बुर्खा पहन के आ जाती है, जिससे बाहर से सब दिख रहा है। तो वो बस एक फॉर्मेलिटी थी, बुर्खा पहन के आ जाओ, ये करो वो करो। तुम्हें बस बुर्खा पहनना है, तुम पतला पहन रहे हो, अंदर क्या पहन रहे हो, नंगे जा रहे हो, उनको कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। उनका रूल है, रूल मत तोड़ो। हम्म, बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई थिंक अब टाइम काफ़ी हो गया है। तो कोई मैसेज आप लड़कियों के लिए देना चाहेंगी, मुस्लिम लड़कियों के लिए? यही कि मैं यही बताना चाहती हूँ कि सच्चाई जानने की कोशिश करो, और ये मत सोचो कि पर्दा करना, वो तुम्हारी विश है, पर्दा करना है नहीं करना है, लेकिन अपने आप को मर्दों से कम मत समझो। अपने आप को एजुकेशन के लिए लड़ो, जो तुम्हें चाहिए लाइफ में, जो करना है वो करो। बस मैं इतना ही बोलती हूँ। तभी तुम्हें समझ में आएगा कि सच क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। वरना तुम पूरी जिंदगी मरते दम तक तुम्हारा काटा ही जाएगा मर्दों की तरफ से। बस चलिए, जो ये बहुत अच्छा सच में लगा। जान लेगा ना, वो मतलब उसे एग्जैक्टली, समझ में आ जाएगा। एग्जैक्टली। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी आपने बात बोली, और मैं भी कहना चाहूँगा सभी से कि अपनी लड़कियों को पढ़ाइए। ये सब बेकार की बातें हैं कि वो दोज़ख की आग में जलेंगी, या उनकी मतलब गवाही आधी मानी जाती है, उनमें दिमाग आधा होता है। ये सब बेकार की बातें हैं। जो पेरेंट्स हैं वो अपनी दिमाग, ये बच्चियों को दिमाग आधे वाली बात से मुझे याद आया, दिमाग आधे आधी बात होती तो कोई लड़की साइंटिस्ट नहीं बनती लड़के के साथ। एग्जैक्टली। दिमाग आधा होता तो कोई लड़की प्लेन नहीं उड़ा रही होती आज। दिमाग आधा होता तो तुम अपने माँ से इल्म लेते हो, वो इल्म ना देती तुम्हें। बिल्कुल। मुसलमान भाइयों बहनों को ही मैं बोल रही हूँ, तुम तो अपने माँ से भी इल्म ले रहे हो, इस्लामिक इल्म ले रहे हो, वो भी इल्म ना देती तुम्हें। ये मत सोचो कि दिमाग आधा है, किसी के पास दिमाग आधा नहीं होता। सॉरी एग्जैक्टली, इंटरप्ट के लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोले यहाँ पर भी। तो यही मैं कहना चाहूँगा, और सभी लड़कियों से भी मैं कहना चाहूँगा कि जो आपका हक है एजुकेशन, उसे हासिल करो और अपने हक लो। ठीक है, यहाँ पर आपके हक मारे जा रहे हैं। आप जरा नजर उठा के पढ़ो उन किताबों को, देखो उनमें आपके लिए क्या लिखा है। जो मैं बता रहा हूँ वो मैं झूठ नहीं बता रहा हूँ। जो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक इंफॉर्मेशन दी जा रही है, खुद से उसे वेरीफाई करें। आपके हक मारे जा रहे हैं, आपको पता चलेगा। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।